नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और सबसे पहले अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील की। 18 साल बाद, जी हाँ, 18 साल के लंबे वक्त बाद भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये ऐतिहासिक डील हुई है। लेकिन अब विपक्ष सवाल कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि क्या ये भारत के हित में है या फिर लग्जरी के शौकीनों के लिए ये ट्रेड डील हुई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अरबों का मार्केट भारत को मिला, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर आएगा। मेगा डील, भारत यूरोप की दोस्ती। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनना अपने आप में बड़ी खबर है। इस डील के तहत दोनों देश एक दूसरे के सामान पर भारी भरकम आयात शुल्क को कम करेंगे। इसका बड़ा असर दिखेगा। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच बजट डील, 27 यूरोपीय देशों से समझौता, मुक्त व्यापार समझौता हुआ। डील में इटली, फ्रांस जैसे देश शामिल। एक्सपोर्ट पर मिनिमम टैक्स। अब यूरोप से व्यापार होगा सरल। अब तक जो कारें भारत में 110% तक टैक्स के कारण आम आदमी के पहुंच से बाहर थीं, उन पर टैरिफ घटकर करीब 10% तक लाने का रास्ता खुल गया है। वहीं यूरोप से आने वाली वाइन और स्पिरिट्स, जिन पर 150% तक टैक्स लगता था, अब 20% के आसपास पहुंच गई है। यूरोपियन यूनियन से डील पर कितना फायदा? सस्ती होंगी यूरोपियन कारें, हाईटेक मशीनरी सस्ती होगी, मोबाइल पार्ट्स भी होंगे सस्ते, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम, कपड़ों जूतों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट को मिलेगा जीआई टैग, यूरोपीय वाहन, विस्की सस्ती। इस डील का सीधा मतलब है कि महंगी कारें सस्ती होंगी। प्रीमियम शराब की कीमतों में भी बड़ी कटौती होगी। ऑटो सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन व्हीकल के विकल्प बढ़ने की उम्मीदें होंगी। सरकार कहती है इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय कस्टमर को मिलेगा बेहतर विकल्प। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है। यूरोपियन देशों में लगभग 27 देश हैं, उसके साथ जो आज समझौता भारत सरकार ने किया है, भारत के लिए नए अवसर खुलेंगे। क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, इसके कारण में भारत के निर्यातकों के लिए अमेरिकी दरवाजे लगभग बंद हो गए थे। वहां के जो व्यापारी हैं, कंपनियां, उन्होंने भारत से सामान मंगवाना बंद कर दिया था। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज के यूनियन के 27 देश हैं, वहां के लिए भारत के दरवाजे खुलेंगे तो निश्चित रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, चमड़ा, समुद्री उत्पाद हैं और बहुत सारी दवाइयां हैं, ऑटो पार्ट सेक्टर है, कृषि उत्पाद है, डेयरी उत्पाद है, तमाम ये जो सेक्टर हैं, ये निश्चित रूप से ये सामान ज्यादा बिक सकेगा। ये इनकी जो कंपनियां हैं वहां पे अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगी। तो भारत का काफी इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लगभग $50 अरब का भारत का एक्सपोर्ट इससे बढ़ने की संभावना है। अब इस डील पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या सरकार देसी उद्योगों को नजरअंदाज कर रही है? क्या विदेशी लग्जरी को सस्ता करने की कीमत भारतीय मैन्युफैक्चरर्स चुकाएंगे? कांग्रेस का कहना है कि जब देश में रोजगार और एमएसएमई सेक्टर दबाव में है, तब ऐसी डील किसके फायदे के लिए है? ये सबसे बड़ा काम है। G20 का ऐसा भूचाल भारत के अंदर पैदा हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। हर प्रदेशों में जाकर के मीटिंगें हो रही थी और अरबों रुपया खर्च कर दिया, जबकि वो रूटीन की चीज थी और कुछ नहीं मिला। अपने तरफ से हमने खो दिया। अब बात होती है यूरोपियन यूनियन की डील से। अब उसको हम देखेंगे कि क्या लिया है, क्या दिया है। जब तक उसको अध्ययन नहीं करेंगे, ये नहीं पता लगेगा कि बदले में दिया क्या है। और दूसरी तरफ अमेरिका की धमकी भी है। अब हो सकता है अमेरिका की धमकी बीच में आए, उसी में से कुछ डाइल्यूट हो जाए। तो ये तो युद्ध रुकवाने वाले थे। ये तो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता दुनिया में थे। और दूसरी बात है, यूरोपियन यूनियन की एक लिमिटेशन है। उनके जो अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं आने जाने में, वो कहाँ तक ईज आउट होते हैं। अभी सामने तो आने दीजिए ना। इनके नारे बहुत अच्छे लगते हैं ना। ये जब नारे देते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन के लिए 10% ग्रोथ रेट चाहिए। आप खुश हो रहे हो कि 6.5 IMF ने कह दिया, तो फिर 5 ट्रिलियन कहाँ गई? तो इनकी बातें जो है ना, इनकी बातों से नहीं, आप आने दीजिए, धरातल पर दिखाई देना क्या है।
सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक टैरिफ कटौती चरणबद्ध होगी, संवेदनशील सेक्टर्स को सुरक्षा दी जाएगी और भारतीय निर्यात को यूरोप में बड़ा बाजार मिलेगा। सरकार का दावा है कि टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी और सर्विस सेक्टर इस डील से सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आई है। उन्होंने इस डील को बेहतरीन बताया है। तो असली सवाल यही है, क्या ये ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगी या फिर ये सिर्फ चुनिंदा वर्ग तक सिमट कर रह जाएगी? फायदे भी बड़े हैं और जोखिम भी कम नहीं। 18 साल की बातचीत के बाद बनी ये डील आर्थिक भी है और राजनीतिक भी। अब देखना होगा कि ये समझौता देश की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत करता है या विपक्ष के सवाल और तेज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की आस्था और भारत और साथ ही थाईलैंड के ऐतिहासिक रिश्तों की झलक देखने को मिली कुशीनगर में, जहां पर थाईलैंड की रानी चकुन फ्राश्री पहुंची थी और उन्होंने खास तौर पर यहां पर बौद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। और इस खास मौके पर थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। बौद्ध धर्म की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कुशीनगर में आस्था और सम्मान का अद्भुत संगम देखने को मिला। थाईलैंड की रानी चखुनफ्रा श्रीनाथा जैसे ही कुशीनगर पहुंची, पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। साथ ही भारतीय परंपरा के अनुसार रानी का भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री बोर्न वोर्नसाक भी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। कुशीनगर के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर में रानी ने विधिवत विशेष पूजा की। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर श्रद्धा भाव से चीवर अर्पित किया। पूजा कार्यक्रम में बौद्ध मंत्रोच्चारण और शांति का वातावरण बना रहा। ये पल न सिर्फ धार्मिक रहा, बल्कि भारत और थाईलैंड के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक बना। इसके बाद रानी ने तथागत बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल मुकुट बंधन चैत्य की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। ये वही पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद अंतिम संस्कार हुआ था। रानी के साथ थाईलैंड से आए लगभग 70 बौद्ध अनुयायी भी इस विशेष पूजा में शामिल हुए। सभी श्रद्धालु गहरी आस्था और श्रद्धा में लीन नजर आए। रानी के दौरे को देखते हुए कुशीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी पुलिस के साथ थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी तैनात रहे। हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दौरा पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। 26 को थाईलैंड की जो रानी है चखुनफ्रा श्रीनाथा, उन्होंने आज कुशीनगर के महापरिनिर्वाण जो स्थली है उस पर आके पूजा की। लगभग ये पूजा 35 मिनट के लगभग चली और उनके साथ उनके सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स थे उनके जो थे और हमारे प्रशासन द्वारा जो सुबह से सिक्योरिटी और इन सब का अरेंजमेंट किया गया था, उसके तहत वो व्याख्या की जो भारतीय प्रातः सर्वेक्षण के अधीन पूरा परिसर है, उसमें जो व्याख्या केंद्र है उस द्वार की तरफ से उनका आगमन हुआ। और उसके बाद हम सभी जो सरकारी कर्मचारी हैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका स्वागत किया। थाईलैंड की रानी का यह दौरा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को भी नई मजबूती मिली है। कुशीनगर विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र है। आज एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी विशेष पहचान के साथ कुशीनगर उभरा। थाईलैंड की रानी का कुशीनगर आगमन भारत की बौद्ध विरासत और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बन गया। आस्था, शांति और संस्कृति के इस संगम ने एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की भूमि का संदेश दिया। राजन शर्मा, कुशीनगर, हिंदी खबर। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पहुंच गए चीन की राजधानी बीजिंग। जी हाँ, पूरे 8 साल बाद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर चीन के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका की अपनी जगह है, लेकिन चीन की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की। ये पिछले 8 साल में चीन की पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टारमर ने कहा कि चीन और ब्रिटेन के बीच सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह सकता और दोनों देशों को दीर्घकालिक, स्थायी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूएस चाइना प्रतिस्पर्धा के बीच लंदन अपनी नीति में संतुलन बनाना चाहता है।
अमेरिका महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन भी आवश्यक आर्थिक और वैश्विक भूमिका निभाता है। दौरे के दौरान आर्थिक और यात्रा नियमों में भी सुधार पर सहमति बनी है। चीन ने ब्रिटिश नागरिकों के लिए 30 दिनों तक वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने और स्कॉच विस्की पर टैरिफ आधा करने जैसे फैसलों की घोषणा की है, जिससे ब्रिटेन की निर्यात अर्थव्यवस्था को फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त मैं ह्यूस्टन में मौजूद हूँ और ह्यूस्टन टेक्सास की एक अहम सिटी है, बड़ी सिटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। गवर्नर ग्रेग एबट, जी हाँ, टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने H1B वीजा को लेकर यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। H1B वीजा पर टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने रोक लगा दी है और इसका असर 15,000 भारतीय पेशेवरों पर पड़ने वाला है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में बड़ा फैसला लिया गया है। गवर्नर ग्रे एबॉट ने राज्य एजेंसियों और सार्वजनिक यूनिवर्सिटीज द्वारा H1B वीजा आवेदन पर तत्काल रोक लगा दी है। इस निर्देश के तहत अब तक का नया H1B वीजा पिटीशन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक टेक्सास वर्कफोर्स कमीशन से लिखित अनुमति नहीं मिलती और ये रोक 31 मई 2027 तक लागू रहेगी। गवर्नर ने कहा कि ये कदम अमेरिकी टैक्स पेयर्स द्वारा भरे गए पदों पर पहले स्थानीय अमेरिकी नागरिकों को मौका देने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं अधिकारियों को मार्च 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट देने को भी कहा गया है, जिसमें H1B वीजा उपयोग, संख्या, कार्य और मूल देशों का विवरण होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से टेक्सास के शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा केंद्रों और अनुसंधान क्षेत्रों में विदेशी प्रतिभा को लाने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों के लिए चिंताजनक है क्योंकि भारतीय पेशेवर H1B वीजा धारकों में सबसे बड़ा समूह है और इस रोक से लगभग 15,000 भारतीयों को नौकरी के अवसरों में असर का अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए सरकार एक खास योजना लेकर आई है। यहाँ पर नवजात बच्चों के नाम पर $1,000 यानी कि भारतीय रुपयों में 92,000 रुपए अकाउंट में सेव कर दिए जाएंगे और ये स्पेशल अकाउंट ट्रम्प अकाउंट के नाम से होगा। अमेरिका में बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए सरकार ने एक नई और अनोखी पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे के नाम पर सरकार लगभग 92,000 रुपए यानी करीब $1,000 की राशि जमा करेगी। ये रकम एक विशेष खाते में रखी जाएगी जिसे ट्रम्प अकाउंट नाम दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये खाता लंबे समय के निवेश के लिए होगा ताकि बच्चे के बड़े होने तक ये राशि बढ़ सके। इस योजना में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के बड़े बैंक और प्रमुख टेक कंपनियां भी निवेश के तौर पर भागीदारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये पैसा सीधे खर्च के लिए नहीं होगा बल्कि इसे सुरक्षित निवेश में लगाया जाएगा। बच्चे को ये रकम 18 साल की उम्र के बाद शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट या अन्य जरूरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और बच्चों को जीवन की शुरुआत में ही एक मजबूत आर्थिक आधार मिल सकेगा। और अब बात ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड को अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी और उसका पूरा फायदा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को हो रहा है। जी हाँ, एक ताजा सर्वे हुआ है और इस सर्वे के मुताबिक उनकी पार्टी को पूरी 9 सीटों का फायदा मिल रहा है। डेनमार्क ग्रीनलैंड विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नियंत्रण के रुख ने कोपेनहेगन में हलचल मचा दी है, जिसमें ट्रंप ने आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक संसाधनों का हवाला देते हुए अपनी मांगे रखी। इन बयानों के जवाब में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। ये रणनीति अब उनके राजनीतिक पक्ष में काम करती दिख रही है। हाल ही में कराए गए सर्वे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि ट्रंप के बयानबाजी के बाद ग्रीनलैंड संबंधी विवाद ने फ्रेडरिक्सन की पार्टी को लगभग 9 अतिरिक्त सीटों पर लाभ दिलाया है, जिससे अगले चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। ये राजनीतिक रुख न केवल डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोप में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन डेनिश सरकार ये बार बार दोहरा रही है कि ग्रीनलैंड की सार्वभौमिकता देश की पहचान और लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है। और अब बात ईरान की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ तौर पर धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करने पर तैयार हो जाए, वरना ईरान को बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने तुरंत डील नहीं की तो इसके नतीजे बेहद गंभीर होंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का विशाल नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी सेना पूरे जोश और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की ताकत और इरादों का साफ संदेश है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी ईरान को समझौते की पेशकश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस ऑपरेशन में ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान हालात की गंभीरता को समझेगा और जल्द ही बातचीत की मेज पर लौटेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि ईरान इस चेतावनी पर क्या रुख अपनाता है और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को ही नहीं इराक को भी धमका रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर नूरी अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया तो अमेरिका की मदद मिलना बंद हो जाएगी और हालात खराब हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इराक को चेतावनी दी है कि अगर फिर से अल मलिकी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो अमेरिका अपनी सहायता बंद कर देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इराक एक बहुत बुरा फैसला करेगा अगर वह अल मलिकी को सत्ता में लाता है। उन्होंने कहा कि अल मलिकी की पिछले कार्यकाल में देश गरीबी और पूर्ण अराजकता की ओर गया था और अगर वह फिर से प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका इराक को समर्थन नहीं देगा, जिससे इराक को कोई सफलता, समृद्धि या स्वतंत्रता मिलने की संभावना नहीं होगी। ये बयान उन राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आया है जब इराक के संसद में प्रमुख शियाई गठबंधन ने अल मलिकी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया है, जिससे ट्रंप और उसके समर्थकों ने इराक के प्रभाव का संकेत दिया है। इराक के वरिष्ठ नेता नूरी अल मलिकी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और इससे अमेरिका की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया है, जबकि राजनीतिक संघर्ष जारी है और देश में नई सरकार के गठन को लेकर तनाव बढ़ रहा है। और अब खबर इजराइल से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गाजा में जितने भी सैनिक इजराइल के मरे हैं उसके पीछे वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई करना बंद कर दिया। ऐसे में अब इजराइल अपने खुद की हथियार सप्लाई इंडस्ट्री विकसित करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है कि गाजा युद्ध में हमारे कई सैनिकों की मौत अमेरिका की हथियार सप्लाई रोक नीति के कारण हुई। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के दौरान आईडीएफ के पास पर्याप्त गोला बारूद और हथियार नहीं थे। इसी कमी का खामियाजा सैनिकों को भुगतना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन की इस बंदिश ने इजरायली फोर्स को कमजोर स्थिति में डाल दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। नेतन्याहू ने आगे बताया कि अब इजराइल विदेशों पर निर्भर न रहकर अपने घरेलू हथियार उद्योग विकसित करेगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न आए। उनका कहना है कि आत्मनिर्भर हथियार उत्पादन से देश की सुरक्षा और युद्ध क्षमता मजबूत होगी। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है और कहा गया कि उनकी सैन्य सहायता जारी है। इजराइल को आवश्यक मदद दी जा रही है। नेतन्याहू के बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में तनाव बढ़ने के संकेत मिलते हैं, खासकर गाजा संघर्ष और हथियार नीति को लेकर। आगे बढ़ते हैं। नेटो प्रमुख ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि अमेरिका के बिना यूरोपियन देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते और अगर वो अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना ही है। नाटो प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के बिना यूरोप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे हैं और खुद को अमेरिका के बिना सक्षम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो चीफ ने जोर देकर कहा कि अगर यूरोप को अकेले सुरक्षा करनी है तो उन्हें अपने रक्षा बजट में तुरंत बढ़ोतरी करनी होगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका की सैन्य शक्ति, तकनीकी सहयोग और परमाणु छतरी यूरोप की सुरक्षा की रीढ़ है। नाटो प्रमुख ने आगाह किया कि बिना पर्याप्त तैयारी और निवेश के यूरोप को भारी सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट बढ़ाने और सशस्त्र बलों को मजबूत करने में देर करना यूरोप के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर रूस और अन्य वैश्विक खतरों के बीच। और वहीं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि सर्दियों के मौसम में वो कीव पर हमला ना करे, लेकिन रूस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूक्रेन रूस संघर्ष से जुड़ी एक नई बयानबाजी सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के एक कैबिनेट बैठक में कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया था कि यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर एक सप्ताह तक गोलीबारी न की जाए, क्योंकि वहां सर्दी के चलते हालात मानवतावादी रूप से कठिन है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और एक सप्ताह के लिए हमलों को रोकने पर सहमति जताई है, लेकिन अभी तक रूसी सरकार या क्रेमलिन की ओर से इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कोई लिखित समझौता सार्वजनिक किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस घोषणा के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की है और उम्मीद जताई है कि ये सहमति जमीन पर लागू होगी और सर्द मौसम में नागरिकों की सुरक्षा में मदद करेगी। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ बांग्लादेश में चुनावी मौसम है। ऐसे में बीएनपी और जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं के बीच एक कार्यक्रम के दौरान झड़प हो गई, जिसमें एक नेता की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पड़ोसी देश बांग्लादेश के शेरपुर जिले में बुधवार को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान बीएनपी और जमाते इस्लामी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भड़क उठी। ये कार्यक्रम उप जिला प्रशासन द्वारा आयोजित था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपने घोषणा पत्र पढ़कर जनता को संबोधित करना था। स्थानीय मीडिया और पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे विवाद की शुरुआत हुई, जहां सामने की सीटों पर बैठने को लेकर विवाद हुआ और जल्द ही हाथापाई और भड़काऊ झड़प में तब्दील हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कुर्सियों में तोड़फोड़ और मोटरसाइकिलों पर हमला भी किया गया। झड़प में घायल कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनमें से कुल लगभग 65 लोग घायल बताए गए हैं। सबसे गंभीर रूप से घायल हुए मौलाना मोहम्मद रेजाउल करीम, जो जमात इस्लामी के श्रीबोडी उप जिला इकाई के सचिव थे, उनको मेमन सिंह मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विदेश की खबरें ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। विदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।